ओके दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये कैलकुलस का सीरीज़ है। और आप लोग ने अगर इससे पहले का सेशन नहीं देखा है मेरा, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आप तभी समझ पाओगे जब आप पहले के सेशंस आप देखे रहोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, और ये जो सेशन है मैंने EAC स्टूडेंट्स जो 2021 में जाने वाले हैं, गेट स्टूडेंट्स, साथ साथ जो स्टूडेंट्स IIT जैम का प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो स्टूडेंट ठीक है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रिपरेशन करने वाले हैं, साथ साथ क्योंकि ये बेसिक कैलकुलस है तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है वो कॉमन है IIT JEE मीन्स JEE एडवांस एंड मेंस का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक कॉमन है। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही पावरफुल टॉपिक है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम क्या है, लेबनिज थ्योरम पे आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेबनिज थ्योरम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्स के पेपर उठा करके देख लो, लेबनिज थ्योरम पे क्वेश्चंस रहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। और गेट और EAC में भी इस पे क्वेश्चंस, गेट में तो स्पेशली आए हुए हैं और EAC में तो वही क्वेश्चन आते हैं जो गेट में क्वेश्चंस आ गए रहते हैं। गेट के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये लेबनिज थ्योरम है क्या। ठीक है, लेबनिज थ्योरम क्या है, तो चलिए तो मेरा नाम है रोहित सिन्हा और मैं पूना में एक एकेडमी रन करता हूँ और मैंने खुद भी जो है हायर एजुकेशन इंडियाज़ की बेस्ट यूनिवर्सिटी से लिया है और मैं 21 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कोर्स है, इस कोर्स में मैं कुछ क्रैश कोर्स नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ आपको शॉर्टकट में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव मैंने लिखा है, मैंने काफ़ी मैं डिटेल में, मैं एक टॉपिक को पकड़ूंगा और उसके काफ़ी डिटेलिंग में जाऊँगा। ठीक है, तो उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे और उसको कंप्लीट समझने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस कोर्स के थ्रू मेरा एम क्या है कि अगर लेबनिज थ्योरम पे क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, चलिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि लेबनिज थ्योरम पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने ये सारे सेशंस बना चुके हैं, ये मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने मेरे ये पास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ज़रूर ये सारे लेक्चर्स देख लेंगे, तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। चलिए, ओके, अब आप मुझे क्लियर देख पा रहे होंगे। हाँ, तो लेबनिज थ्योरम है क्या, तो सबसे पहले ठीक है यहाँ लिखोगे यस। सो आज का जो टॉपिक है वो है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम, ठीक है, और ये लेबनिज थ्योरम जो है, ठीक है, आप आराम से लिख लो इसको, लेबनिज थ्योरम या लेबनिज रूल भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो लेबनिज थ्योरम ये कनेक्ट करता है बेसिक कैलकुलस को। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलस को कनेक्ट करेगा और इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से, इसे आप डेफिनेट इंटीग्रल से भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो ये लेबनिज थ्योरम कहता क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये लेबनिज थ्योरम है, अभी हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इस थ्योरम का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जब भी मैंने लिखा इंटीग्रेशन से V1 से लेकर V2 P टाइम्स ऑफ dV, करेक्ट, इंटीग्रेशन V1 से V2 P टाइम्स ऑफ dV, तो इसका मीनिंग क्या है। तो P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट गैसेस
यू आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, और आप बेसिकली ये बोल रहे हो दैट इज वर्क डन। ये मैसेज क्या देता है? वर्क डन बाय गैसेस ऑन द पिस्टन। ठीक है, अगर ये सिलेंडर है, पिस्टन है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये गैसेस है एंड यू आर सप्लाइंग हीट, तो ये जो गैस पार्टिकल्स ये पिस्टन पे कितना फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्क डन बताएगा। एंड वर्क डन इज नथिंग इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम, है ना। तो ये है प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, वी नो इट्स अ डेफिनिट इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर कर्व, राइट। तो सपोज ये कोई प्रोसेस है, लेट्स से इट्स एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना, से फ्रॉम 1 to 2, सो दिस एरिया इज व्हाट? वर्क डन। दिस एरिया इज वर्क डन। ओके, अग्री। ये जो एरिया है ये वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है। विच एरिया? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ठीक है, ओके। सो व्हाट एग्जैक्टली द लिमिट हियर? द लिमिट इज फ्रॉम V1 to V2। यहाँ पे लिमिट क्या है? V1 से V2। अच्छा, ये कांस्टेंट भी हो सकता है ना। सपोज ये मैंने ले लिया, ये ले लिया 10 मीटर क्यूब से लेकर के हम जा रहे हैं 50 मीटर क्यूब तक, तो ये कांस्टेंट हो गया। ओके, ये कांस्टेंट रीडिंग है। लाइक इनिशियल वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब एंड फाइनल वॉल्यूम हो गया 50 मीटर क्यूब। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना। ओके, और ये वैरी किधर हो रहा है? ये x के लॉन्ग वैरी हो रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है ये x के लॉन्ग वैरी हो रहा है, लेकिन ये टाइम के अकॉर्डिंग भी तो चेंज हो रहा है। से अगर हम कुछ ऐसा लिख दें कि 10 की जगह पे मैंने 10t लिख दिया और यहाँ पे 50 की जगह पे 50t लिख दिया, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होगा। अग्री? आप इस बात से अग्री करते हो? टाइम चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है इज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। वॉल्यूम जो है फंक्शन ऑफ टी आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को लेबनिज ने फील किया कि यस, यहाँ पे वॉल्यूम x के अलॉन्ग भी वैरी हो रहा है एंड वॉल्यूम जो है वो t के अलॉन्ग भी वैरी हो रहा है, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग भी वैरी हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ, यहाँ देखो, सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले लूँ, ये देखिए, से इसी में हम सेकंड केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। वी नो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है एरिया, एंड एरिया इज व्हाट? स्केलर। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड whenever I am writing say dy by dx, तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? तो dy by dx जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व। लेकिन ये जो dy by dx है ना, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हम स्कूल लेवल में तो ये कॉन्सेप्ट्स को मगअप कर लेते हैं। बट अगर रियली अगर हमें dy by dx समझना है, तो मैंने तुम्हें इसको एक्सप्लेन किया था कि dy by dx को अंडरस्टैंड करना है तो इट्स वेरी सिंपल। कंसीडर करो वन कर्व लाइक दिस। ठीक है, कंसीडर अ वन कर्व लाइक दिस एंड से एक पार्टिकल A पे है और हमें B पे जाना है। तो क्या होगा अगर हम इसे ज्वाइन कर दें? अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये कॉर्ड मिल जाएगा, हमें कॉर्ड मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से एक ऐसा प्रोजेक्शन लूँ और यहाँ से एक ऐसा प्रोजेक्शन लूँ, आप फील कर पा रहे हो, तो ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो ये जो गैप है, क्योंकि ये y के पैरेलल है स्टूडेंट्स, राइट, ये y के पैरेलल है, तो तुम इसको डिफरेंस इन y लिख सकते हो और ये डिफरेंस इन x हो गया। और यस, ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी नो कि यहाँ पे दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू del y by del x,
right? Yes, can we write like this? Fine. Now people see, when A is approaching towards B, जब A जो है वो B की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? तो when A is approaching towards B, तो वैसे केस में जब ये A B की तरफ मूव कर रहा है, when A is approaching towards B, तो वैसे केस में डेल्टा x क्या होगा? 0 हो जाएगा, राइट? तो दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिमिट, तो ये हो जाएगा del y by del x एंड दिस इज इक्वल्स टू dy by dx। और इसे हम क्या लिख देते हैं? वी नो, हमने फिजिक्स में ही पढ़ा कि ये dy by dx हो गया। इसका मतलब जब ये A पॉइंट B पे चला जाएगा तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट उस पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा, तो ये जो टैंजेंट यहाँ से जो ड्रॉ करोगे वो कर्व का क्या होगा? कर्व का स्लोप बताएगा। वो क्या हो जाएगा? वो dy by dx है। तो तुम लिखते हो ना कि dy by dx क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व हो जाता है। अग्री विद दिस? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ अब क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन का बेसिक्स मैंने बताया था कि फंक्शंस आर लाइक अ मशीन्स इन विच वी आर गिविंग इनपुट एंड वी आर गेटिंग आउटपुट, लाइक अ फैन में वी आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर गेटिंग आउटपुट लाइक रोटेशन ऑफ ब्लेड। तो फैन इज डूइंग फंक्शन, फैन इज अ फंक्शन, स्टॉप वॉच इज अ फंक्शन, वॉशिंग मशीन इज अ फंक्शन। ठीक है, ओके। तो सर हियर दिस फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन यू नो? तो फंक्शन मीन्स यस वी नो एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर, वी नो क्यूबिक फंक्शन, वी नो मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, we know modulus function, and we know logarithmic function, we know exponential function, we know hyperbolic function. Agree? We know constant function. But notice here this function having a single variable. So जब भी suppose तुम y is equals to xq लिखते हो, say y is equals to xq लिखते हो, तो what is its meaning? कि x is changing and y is also changing, and when you will join the coordinates of x and y, you will get one locus, one path, and the path is like this. Agree? ऐसा ही पाथ मिलेगा तुम्हें। ओके, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 x4, तो इसको ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हें एक ऐसा पाथ मिल जाएगा। और इसका 3D क्या होगा? यू नो इसका 3D क्या होगा? इसका 3D मीन्स आप यहाँ पे ऐसे यू नो डेप्थ दे दो तो ये एक सरफेस बन जाएगा, करेक्ट? ये एक सरफेस बन जाएगा। अग्री विद दिस? ठीक है, फॉलो कर रहे हो? चलो, लेकिन 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 सपोज इसी में एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं, इसी में एक सिचुएशन मैं ऐसा लेता हूँ। सपोज एक ऐसा सिचुएशन है, इसे मैंने यहाँ पे ये लिया एक से, ये मैंने लिया मेटल से फ्रेम ले लिया, ये मेटल फ्रेम, एंड यू आर से सप्लाइंग सम हीट, ये कॉइल ले लिया मैंने और तुम यहाँ से इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, से करंट इज I, सो द हीटिंग इफेक्ट इज I स्क्वायर R इंटू T। तो जब तुम इसको हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? मेटल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? वो हीट को गेन करेगा, राइट? हीट को गेन करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा, और कोलिजन होने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जब तुम टेम्परेचर मेजर करोगे, सो क्या इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है और इस पॉइंट का टेम्परेचर है क्या सेम रहेगा? राइट? वो सेम तभी रहेगा जब स्टेडी स्टेट रहेगा, है ना? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, क्या टेम्परेचर टाइम के साथ भी चेंज होगा? यस, व्हाई नॉट? अगर तुम कंटिन्यूअस हीट करते रहोगे तो टेम्परेचर टाइम के साथ भी वैरी हो रहा है। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि यस, टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। इट मीन्स टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x, t। टेम्परेचर इज वेरिंग विथ पोजिशन एज वेल एज टाइम बोथ। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, से दिस इज f ऑफ x, t। ना इन प्लेस ऑफ टेम्परेचर हमने क्या यहाँ पे यूज कर दिया? एक फंक्शन यूज कर दिया, ठीक है? और
आप जानते हो कि कि जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं, वेन एवर वी आर सप्लाइंग हीट, सो द टेम्परेचर वेरी along पोजीशन एज वेल एज विथ टाइम। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनिशियली मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली लेबनीज़ थ्योरम है क्या, लेबनीज़ रूल डेवलप कैसे हुआ था। और हम इंजीनियर्स को बहुत प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये फील होना चाहिए कि एग्जैक्टली लेबनीज़ थ्योरम का पर्पस क्या है, और फिर उस पर बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, ओके, अब सपोज सिचुएशन ऐसा है कि मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा ले लेता हूँ, देखो से यहाँ पे कि से हियर f of x comma t and dx and I am writing here say integration a to b, है ना। I am writing integration a to b and suppose अच्छा, तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा है, और यहाँ पे ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है दोस्तों, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये फंक्शन दो वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज किधर निकालना है, अलोंग एक्स निकालना है, राइट। और ए एंड बी क्या है, इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट। ओके, चलो, बट नाउ आई वांट, तो ये इसको तुम ऐसा भी कुछ मैसेज दे सकते हो कि से ये हो गया टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है इज चेंजिंग अलोंग एक्स, तुम एक्स के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हो ना। और इंटीग्रेट का मतलब क्या है, यू आर एडिंग द जर्नी फ्रॉम से ए टू बी, ठीक है। बट because this function having already two variable, so if I want it's d by dt, सपोज मुझे ये निकालना है कि ये फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, या फिर ये कंप्लीट समेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो, मेक सेंस। तो इस ये ग्राफिकली देखो कैसा दिखेगा। तो इनडायरेक्टली तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ये है से टेम्परेचर, और ये है सपोज ये x के अलोंग हमने चेंज निकाला है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, हाउ टेम्परेचर इज वेरी अलोंग x, और a टू b हम उस पूरे जर्नी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका चेंज निकाल रहे हैं। करेक्ट, यही हुआ है ना इसका मीनिंग। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो ग्राफिकली अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा, तो अभी मैंने क्या लिखा था कि डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा डी, और ये क्या है, डी एक्स है। तो लेबनिज ने क्या कहा, लेबनिज ने कहा कि सपोज यहाँ पे मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, ये है वन प्लेन, ठीक है, ये है वन प्लेन, ठीक है। और अगर मैं y एक्सिस को मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, और x एक्सिस को मैंने लिखा डिस्टेंस से 0, और सपोज f ऑफ x कॉमा t जो है, सपोज ये कुछ ऐसा कुछ प्रोफाइल आया, तो ये है f ऑफ x कॉमा t, एंड माई इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग फ्रॉम से a से लेकर b तक मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अग्री ना। आफ्टर टाइम t क्या होगा, तो तुम ऐसा कुछ समझ सकते हो कि जैसे ये जो मेटल ब्लॉक था ना, इस मेटल ब्लॉक को तुमने हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर तो राइज होगा, हीट करने से टेम्परेचर राइज होगा। तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होगा, है ना। देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होगा,
ठीक है, तो हम ऐसा कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो पाथ बना रहा है, तो ये पाथ है से एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, और ये जो पाथ है इस अबव मीन्स ये डिस्टेंस ये गेन कर रहा है ना, ये हाइट ये गेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि से आफ्टर सर्टेन टाइम जो है इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पाथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो हिटिंग करके ये जो है वो डिस्टेंस जो है वो गेन हो जाएगा। तो इस फंक्शन को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फंक्शन को अगर हमें लिखना है तो सपोज ये कितना हाइट गेन कर रहा है, तो से t प्लस डेल्टा z ये हाइट गेन कर रहा है से, है ना। या फिर हम ऐसा लिखें कि इस टाइम में अगर टाइम हम राइज कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करके से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जा रहा है, ठीक है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जा रहा है। ओके, नाउ तो ये अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें दोस्तों, तो अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो ये ए जो है अगर जब यहाँ पे चला जाएगा, देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो। अग्री? मेक सेंस? चलो, तो अब क्योंकि यहाँ पे ये अगर हम इनिशियल लेते हैं और ये आफ्टर टी टाइम के बाद का रीडिंग लेते हैं, एंड सपोज आई वांट दिस एरिया, है ना, आई वांट दिस एरिया मीन्स आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ये प्रोजेक्शन हमें निकालना है। अग्री? तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर टेलर सीरीज को आप ऐसे फील कर सकते हो कि जैसे आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना वहाँ पे एक लेयर है, और फिर उसके से 0.5 मीटर पे एक दूसरा लेयर है, फिर 0.10 मीटर पे एक तीसरा लेयर है, राइट। तो ऐसे ये लेयर जो है प्रोपगेट कर रहा है। तो आपने ये भी सुना है कि हीट जो है कि वेव है, और वेव के फॉर्म में वो प्रोपगेट करता है। तो हम न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम कैलकुलस के हेल्प से हम बता सकते हैं कि टी टाइम के बाद कितने का राइज होगा, आप कैलकुलस से बता सकते हो। तो अगर कैलकुलस से इसे बताना है तो टी टाइम के बाद कितने का राइज होगा, तो तुमने ये हीट ट्रांसफ़र वगैरह में भी पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा F, ठीक है, यहाँ लिखोगे F प्लस, ठीक है, डेल्टा T बाई डेल्टा X, F प्लस डेल्टा F बाई डेल्टा T, F प्लस यहाँ पे ये क्या होगा, F प्लस हो जाएगा F प्लस डेल्टा F बाई डेल्टा T, और ये क्या होगा, dt हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये है आपका, ये कैसे लिखाना मैंने कि टी टाइम में F कितना उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, F में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हम टेलर सीरीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज कि ये कैसे लिख दिया, तो आप कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल देखो, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल सही भी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन का गेन हो रहा है, टाइम के साथ गेन हो रहा है, तो टाइम के साथ कितना गेन हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हो। तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है, कौन सा, ये जो रेड शेडेड एरिया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द फर्स्ट कर्व माइनस, अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालें, तो मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं कि सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और फंक्शन क्या है हमारा, F प्लस डेल F बाई डेल टी, है ना, और ये है सपोज यहाँ पे ठीक है, और ये है dt, और उसमें से अगर मैं सपोज ये एरिया माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, A टू बी
तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये था से फाइनल, ये था इनिशियल, और ये हो गया चेंज, है ना। तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सेट टाइम। तो सॉरी, मुझे ये एरिया नहीं निकालना है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो चेंज आ रहा है ना, ठीक है, मैंने इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन तुम्हें मैसेज क्या दे रहा है कि ये जो तुम्हें जो चेंज दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये जो तुम्हें चेंज दिखा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अग्री करते हो? यस, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ पीपल सी, अगर हम इसे सेपरेट कर लें, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखोगे यहाँ पे, अगर हम इसे सेपरेट कर लें तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लाइक भी कर सकते हैं, बहुत सारे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनको डेफिनेटली ये सेशन अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता था ना तो मैं शॉर्टकट कभी सर्च नहीं करता था कि फार्मूला क्या है, फार्मूला को लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस काम ख़त्म, पासिंग से मतलब रखना है। बट कभी मैंने ऐसे पढ़ाई नहीं किया। मुझे लगता था यार कि अगर हम लेबनिज़ थ्योरम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे उस चीज़ को, और फिर तो प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। प्रॉब्लम में क्या करना है, उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट्स को लगा देना है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि अगर तुम हाउ एंड वाई करके पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप सब्जेक्ट को ना समझने लगते हो, सीखने लगते हो, और वही तो काम करेगा यार। डिग्री कहाँ काम कर रहा है, कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, सब अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, राइट। सब नहीं, मैंने, आप बोल सकते हो सिचुएशन ऐसा चल रहा है। तो मेरे समझ से अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छा से सीखा है ना तो आपके अंदर से एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा और वही आपको आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर हम इसको सेपरेट कर दें, तो देखो ये कैसा दिखेगा। तो ये कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, ये हो जाएगा से एफ इज़ नथिंग इज़ एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है, और ये है डी टी, है ना। और यस, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये हमने क्या लिखा था, ये हमने डी एक्स लिखा था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, ये डी एक्स है और प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, और ये हो गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात है, मीन्स आप समझ रहे हो ना, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, डी टी, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपको आउटपुट क्या दिखेगा, आपको आउटपुट दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स दिखेगा, ये आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। अग्री विद दिस सर, ठीक है, मेक सेंस, चलो, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब हम f को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन के अंदर में शिफ्ट कर सकते हैं। देख रहे हो ना, इस इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इट मीन्स हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या कि देखिए, हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमने जस्ट देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, और ये है से डी एक्स एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में हमने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये हो गया dx, राइट। तो आपने क्या देखा कि ये डेरिवेटिव जो है इसके अंदर शिफ्ट हो गया, और कैसे शिफ्ट हुआ उसको आपने प्रूव भी किया,
अग्री विद दिस सर? चलो, नाउ पीपल सी, तो हम इसे ऐसा लिखते हैं कि भाई अगर कोई फंक्शन जो है इसे 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 ही हम ऐसा लिखते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है, ठीक है, ये x है और ये dx है और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सपोज a से लेकर b और ये है i, ठीक है, तो यहाँ पे i इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, i इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, a to b f of x dx। तो फिर तुम इसे बोलते हो ना कि आप इसमें एक क्या करो, पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दो। तो वो पैरामीटर क्या है? से t है, प्रेशर है, राइट, टेम्परेचर है। तो अगर सपोज हम कोई पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया आई एक्स कॉमा ऑफ ए, या फिर ए ऑलरेडी था तो आप इसमें बेटर है कि अल्फ़ा ले लो, ठीक है, इसमें बेटर है कि यू टेक अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फ़ा और ये क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे तुमने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, तो डी आई बाई डी अल्फ़ा is integration of a to b is partial differentiation with respect to alpha of f of x comma alpha dx, right। और इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट गेट में भी आया है, ये कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, अंडर इंटीग्रल साइन, ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, अग्री। चलो, तो ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो है, आप रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग को बहुत स्लो मोड में भी रन कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो, ठीक है। नोट्स प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सिर्फ अगर बैठ करके सुनोगे ना उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ओल्ड टेक्निक था ना लर्निंग का, उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं ऐसा भी कोई पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि वही चीज़ लिखूँगा जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। तो आप इसको पॉज करके आप नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर मुझे पीडीएफ देना भी होगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दूंगा, माने जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ वो प्रॉब्लम मैं जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कि यहाँ पे लिमिट क्या था, यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट था, यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट है। तो हाँ, तो हम लोग इसी बात पे भी डिस्कस कर रहे थे कि ये है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, और इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। और मुझे एक बहुत ही फेमस, हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया कि 0 to इन्फिनिटी अगर साइन टी बाई टी है डी टी, और 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि विद इन द सेम लिमिट इफ यू आर चेंजिंग वेरिएबल एरिया रिमेन्स द सेम। नाउ वी नो दिस रूल कि अगर ये एफ ऑफ एक्स कॉमा टी है, राइट, अभी जस्ट हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी है dx, और यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सपोज दिस वेरिएबल t, तो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ए टू बी, नाउ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एंड dx, राइट, पॉसिबल, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें ना एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, राइट, तो एक वेरिएबल तुम्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो से आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दोस्तों वही स्टूडेंट्स इसको समझ पाएंगे जो थोड़ा लर्निंग में इंटरेस्टेड है, मैंने जो डीप लर्निंग में इंटरेस्टेड है। तो मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बट अभी आप समझो कि DOIS कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल होना चाहिए, तो मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, और वो वेरिएबल क्या है, से अल्फ़ा। तो इसे हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, से 0 to इन्फिनिटी और e रेज टू से a to the power x इंटू में साइन x बाई x, और ये हो जाएगा dx,
ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ए इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आपने e टू द पावर ax क्यों इंट्रोड्यूस किया, वाई, है ना सर, आपने e टू द पावर ax क्यों इंट्रोड्यूस किया? उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या है कि ज़ीरो से मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देता हूँ। देखो इसका फार्मूला क्या है कि से यहाँ पे e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx dx। तो इसे तुम फर्दर लिख सकते हो e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx। ठीक है, रिमेंबर दिस, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। e टू द पावर ax साइन bx dx is e to the power ax upon a square plus b square into a sin bx minus b cos bx, and similarly you also remember this, e to the power ax into cos of bx dx is equals to e to the power ax upon a square plus b square is a cos bx, and cos का डिफ्रेंसिएशन is b sin of bx। ठीक है, और इसे रिमेंबर रखना ना बहुत ही इजी है। कैसे रिमेंबर रखोगे? सो वेन एवर साइन कम्स, तो साइन से स्टार्ट करना है, एंड साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, कॉस। एंड वेन एवर साइन, एस फॉर साइन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, तो जब भी साइन आएगा तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आएगा। अग्री? यहाँ पे सी फॉर कॉस एंड सी फॉर, ऐसे रिमेंबर रखने का एक ट्रिक है कि अगर C फॉर कॉस है तो C फॉर कैटायन ले सकते हो। कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज, तो बिकॉज कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज तो इस कॉस को तुम प्लस से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, तो ये दो जो है, ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये आप रिमेंबर रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो इस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब हम I को A के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, सी हियर इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जब I को अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, है ना, आप t के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हो, तो ये क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन क्या होगा, अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये डेरिवेटिव अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस वेरिएबल अल्फा नहीं a लिया है मैंने, हाँ, तो a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ ax इंटू ax का डिफ्रेंसिएशन, a का डिफ्रेंसिएशन इज 1, राइट। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। तो ये और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं कि डी बाई डी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड हियर e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, राइट, ऐसा पॉसिबल है, फाइन। नाउ पीपल सी, अब मैं फिर से यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे फिर फर्दर इस स्टेप के बाद देखो, इस स्टेप के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसे ऐसा लिख सकते हो कि डी बाई डी ए इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस फॉर्मूला पे सेट कर दो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे सेट करोगे तो होगा 0 से लेकर, सॉरी, इसको तो आप ऑलरेडी आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा लिख सकते हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा लिख सकते हो कि e टू द पावर ऑफ ax अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे bx होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 1 है। अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये कोई काम करनी है, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक ही स्लाइड पे सब कुछ हो जाए, तो क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना, तो ये मैं फिर इसे फर्दर ऐसा लिख सकता हूँ a sin x, तो a ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फार्मूला सेट किया, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी। हाँ, लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर तुम x का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रखोगे ना, तो वैल्यू इन्फिनिटी चला जाएगा। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि बेटर है कि जहाँ पे तुमने मॉडिफिकेशन किया है ना, यहाँ पे आप प्लस की जगह पे माइनस ले लो। ठीक है, माइनस ले लो,
तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट है कि जब तुम x के प्लेस पे इन्फिनिटी रखोगे ना तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस, अब e टू द पावर 0 क्या है 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, और cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 इज 1 इंटू तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पीपल सी, अब मैं अगर इसको ये इरेज करूं क्योंकि इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा है तो लिख लेना आप, ये तो रिकॉर्डिंग है, तो आप जो है इससे आगे भी जा सकते हो, इससे पीछे भी जा सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप इसे डी आई बाई डी ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो माइनस। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो डी आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। नाउ इफ़ यू इंटीग्रेट बोथ द साइड तो डी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। तो फर्दर इसे हम फिर क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस, राइट, ए स्क्वायर, ये लॉग नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये लॉग नहीं होगा, ये जो है ये डायरेक्ट टैन का फार्मूला हो जाएगा, है ना, क्योंकि वी नो कि ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ए, टैन इनवर्स ए का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। अब पीपल सी हियर, ये आपका क्या था, ये आपका मॉडिफाइड जो है, इसको आपने मॉडिफाई किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर जब हम e टू द पावर माइनस ए एक्स, जब हम e टू द पावर माइनस ए एक्स इंट्रोड्यूस करेंगे सर, तो ये अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको तो कॉम्पनसेट भी हमें करना पड़ेगा ना। आई एग्री विथ यू। हमारा यहाँ पे गोल क्या है कि मैं e टू द पावर माइनस ए एक्स मीन्स इस वेरिएबल के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करूँ और लास्ट में a का वैल्यू 0 पुट कर दूँ, ठीक है। लास्ट में क्या करोगे, a का वैल्यू बस 0 पुट कर देना है। तो सेम चीज़, अब यहाँ पे इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लिए हो, ठीक है, ये क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों का LHS क्या है, इन दोनों का LHS इक्वल है, इन दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। इनका LHS इक्वल है तो क्या होगा, RHS भी इक्वल हो जाएगा। अग्री विद दिस। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम a के जगह पे इन्फिनिटी रख दें, तो यहाँ पे जब हम a के जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो i का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें कंडीशन आ रहा है कि जब a का वैल्यू तुम इन्फिनिटी रख रहे हो तो i का वैल्यू 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि सर इतनी सारी बातें हम कैसे याद रखेंगे। आई एग्री। एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आप कोई भी काम करोगे ना तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी लगेगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब भी आप ABCD लिखना सीख रहे थे तो आप कितना पेनफुल फील हो रहा था। वो टेबल आपको रिमेंबर होगा, जब आप टेबल सीख रहे थे, तो उसी तरह से जब आप DUIS का कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो या फिर बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रिकॉलिंग में टाइम होगा, लेकिन प्रैक्टिस से ईजी हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर तुम देखना कि हम लोग यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, हम में और तुम्हें क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉजिक है यही लॉजिक हमें काम करने वाला है। अग्री, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a का वैल्यू इन्फिनिटी है तो i का वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और i का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है -π/2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इट मीन्स ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू π/2 आ रहा है। अग्री, तो कांस्टेंट का वैल्यू π/2 है। तो दोस्तों हम यहाँ से कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ अब कि यस, हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद मीन्स
हमने देखा कि 0 to इन्फिनिटी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन था sin x बाई एक्स dx, राइट। ये है i। तो ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपने क्या किया, इसमें एक वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब तक वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करोगे ना, तब तक आप DOIS का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं पाओगे। sin x बाई एक्स dx। फिर हमने क्या प्लान किया कि अच्छा ठीक है, e टू द पावर माइनस ax के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि अगर एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू तुम यहाँ पे 0, तो e रेज टू 0 1 हो जाएगा। तो यू विल गेट sin x बाई एक्स का वैल्यू, ये तुम्हारा प्लानिंग होगा। फिर तुमने इससे क्या किया कि जो इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में तुमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो थर्ड स्टेप क्या था कि तुमने इसका di बाई डी निकाला। तो जब di बाई डी निकाला तो 0 से इन्फिनिटी, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a e टू द पावर ऑफ माइनस ax इंटू साइन एक्स बाई एक्स dx, इंटू साइन एक्स बाई एक्स dx। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, di बाई डी ये 0 से इन्फिनिटी, फिर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो e रेज टू माइनस ऑफ ax, a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स dx। अब क्वेश्चन है कि सर ये तो अभी जस्ट आपने लिखा था, तो फिर क्यों लिख रहे हो? इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया उसको समराइज कर रहा हूँ, कि बहुत टफ नहीं है, बस ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। और फिर मैंने लिखा कि di बाई डी जो है, di बाई डी जो है इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस ax इंटू साइन ऑफ x इंटू dx लिख दिया, करेक्ट। ओके फिर आपने क्या किया, इसको फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगा के आप यहाँ तक लेकर के आए थे कि i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस c तक लेकर के आए थे आप, अग्री। अब फिर आपने इसको 1 ले लिया, इसको आपने फिर 2 ले लिया, फिर क्योंकि हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था तो तुमने कंडीशन लगा दिया कि a का वैल्यू इन्फिनिटी तो i का वैल्यू 0, ये तुमने कंडीशन अप्लाई कर दिया। तो अगर a का वैल्यू इन्फिनिटी है तो i का वैल्यू 0 है, तो ये क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 0 प्लस c, tan इनवर्स 0 प्लस c। tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा ना, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस भी था ना, माइनस भी था, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से तुमने c का वैल्यू पाई बाई 2 कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से c का वैल्यू तुमने पाई बाई 2 कैलकुलेट कर लिया, अग्री, ठीक है। नाउ पीपल सी, अब अगर हम c का वैल्यू यहाँ रख दें, c का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो दोस्तों अगर तुम c का वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ tan इनवर्स a प्लस पाई बाई 2, करेक्ट। लेकिन जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें तो a मिसिंग है ना, एक्चुअल क्वेश्चन में हियर a इज मिसिंग, यहाँ पे तो a है ही नहीं ना। आपने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a का हेल्प लिया था, और इस कंडीशन पे हेल्प लिया था कि मैं e टू द पावर माइनस ax के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, के हेल्प से सॉल्व करूंगा, और लास्ट में a का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे तुम अगर a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो e रेज टू 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट द सेम क्वेश्चन, तुम्हें सेम क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो i का वैल्यू व्हाट यू विल गेट इज पाई बाई 2, i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, है ना। a का वैल्यू 0 क्यों लिया, क्या लॉजिक था, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है उसमें a का वैल्यू गिवन नहीं है, ये तो हमने हेल्प लिया ना, a का हेल्प लिया, और a का हेल्प ले करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लास्ट में फिर हमें a का वैल्यू वहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये हुआ कि अगर ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आता है, तो रिमेंबर रखना कि 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स dx हमेशा क्या होगा, प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 हो जाता है। इट इज नेवर 1, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किससे किया, इस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया DOIS से। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि यार DOIS क्या है, तो तुम उनको बताना
कि यस यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेनेवर आई इज अ फंक्शन ऑफ x a to b f of x dx, तो इंट्रोड्यूस सम वेरिएबल से अल्फा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये हो जाएगा a से लेकर b f of x कॉमा अल्फा dx। फिर आप इसे क्या करो, आई अल्फा जो इंट्रोड्यूस वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन कर दो, करेक्ट। तो कभी कभी डायरेक्ट फार्मूलाज भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इस फार्मूला को तुम्हें रिमेंबर रखना है। ये है आपका डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का कॉन्सेप्ट। तो गेट में एक ही क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, और वो भी कंप्यूटर साइंस को आया था, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में भी ये DOIs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने स्टेट के किसी सर्विसेज के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, या UPSC के बारे में UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे मेंशन है कैलकुलस में कि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन से रहेंगे, तो वहाँ आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इवन जो बच्चे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस में तो क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजी हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस से तो कुछ भी आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो चलो आपने बता दिया, लेकिन सर यहाँ पे ये लिमिट तो कांस्टेंट था ना सर, यहाँ पे ये लिमिट तो कांस्टेंट है ना, लेकिन सर सपोज अगर लिमिट भी चेंज हो टाइम के साथ तो क्या होगा? अग्री, मेरा मीनिंग क्या है कि जैसे अभी हमने अभी जस्ट लिखा था ना कि वॉल्यूम भी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सपोज ये वॉल्यूम यहाँ पे 0 से लेकर वॉल्यूम इन्फिनिटी तक जा रहे हो, लेकिन अगर ये भी टाइम के साथ चेंज हो तो क्या होगा, राइट? तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो लिखोगे, तो अगर ये टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है? यस, हाँ, तो दोस्तों लिखोगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि टेक द सेम थिंग, मैंने लिया f ऑफ से x कॉमा टी और dx, और से यहाँ पे a to b और यहाँ पे d by dt। तो ये ऑलरेडी केस हमने डिस्कस कर लिया है कि जब लिमिट कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, लेकिन जब लिमिट वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे। तो अगर मान लो ये a इज़ द फंक्शन ऑफ t है और यहाँ भी b इज़ द फंक्शन ऑफ t है, बट जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, ओके, अग्री, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसा सिचुएशन में देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो हम इसे ऐसा कुछ फील कर सकते हैं, यू नो, पहले एक प्लेन लो, ये है से ये फंक्शन ले लो और ये x ले लो, ठीक है, फंक्शन ले लो और ये x ले लो। नाउ पीपल सी, अब सेम सिचुएशन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जैसे मैंने एक मेटल प्लेट लिया था ना, तो मेटल प्लेट में क्या था कि मेटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन हो रहा है, और सपोज ये कुछ एक ऐसा पाथ बना रहा है। तो ये मैं ले लेता हूँ f ऑफ x कॉमा टी, और यही चीज़ t टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स से समवेयर हियर। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको ऐसा लिख के बताया था कि जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो अब जो ये f है, जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो अब जो ये f है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल F प्लस, तो अगर हम इसे कैपिटल F ले लें, ठीक है, तो कैपिटल F प्लस है ना, इसमें टाइम के साथ ये इंक्रीमेंट हुआ ना, तो d बाई डी टी इंटू डी टी, ठीक है, और यहाँ पे ये f चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इतने का ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये कैसे लिखा मैंने, तो ये जो लिखा मैंने टेलर सीरीज, या फिर आप इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप ऐसा लिख सकते हो।
ऑब्वियसली आप सोचो ना कि जब भी आप कोई बॉडी है, मान लो उसका इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है और तुमने उसको हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने का उसका टेम्परेचर राइज होगा ना, तो जो स्मॉल जो राइज हुआ टेम्परेचर में, अब वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके नाउ, अब तो प्रॉब्लम ये है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लिमिट है वो वेरिएबल था। तो सपोज ये है ए और ये क्या है बी, ठीक है, बट ए क्या है, इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि अब ये लिमिट भी चेंज होगा। तो जब ये लिमिट चेंज होगा तो ये चेंज होकर के टी टाइम में ये कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट, और ये बी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और बी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है और बी इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए प्लस, ये हो जाएगा से ए प्लस डी ए बाई डी टी इंटू से डेल्टा टी, और यहाँ भी अब बी कितना चेंज हो गया, बी चेंज हो जाएगा, तो बी प्लस डी बी बाई डी टी इंटू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख रहे हो। अब अगर मुझे चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, कि भाई कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यस, अगर हम ऐसा लिखें कि इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो गया फाइनल, तो ए प्लस डी ए बाई डी टी इंटू डेल्टा टी, और ये हो जाएगा बी प्लस डी बी बाई डी टी इंटू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, ठीक है। और फंक्शन क्या है, एफ प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी इंटू स्मॉल डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डी एक्स ये हो गया हमारा फाइनल, और इसमें माइनस कर दो इनिशियल, सो ए टू बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, इज अ फंक्शन ऑफ टी, हियर ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ टी, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, और ये क्या लिखेंगे, डी टी लिख देंगे। और इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस निकालोगे क्या, तो ये हमारे सिलेबस में हमें नहीं जानना है। हम इंजीनियर्स को जो स्पेशली गेट, ईएससी, आईआईटी, जैम, सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमें, मैंने आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली हाँ, और क्या है, ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा। अब इसका जो आउटपुट है, इसका जो फाइनल आउटपुट है वो लिखते कैसा, ठीक है। तो देखो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, वो मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो कर लो, ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा ना, फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा भी है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ये मान लो फाई एक्स है, और ये है मान लो साई एक्स है, और ये मान लो एफ ऑफ टी है, और ये डी टी है, और ये तुम्हें डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बिल्कुल वही चीज़ है, बस उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आ जाता है। मैंने आपने देखा ना कि जब आप दोनों को डिवाइड सब्सट्रैक्ट करके फिर डेल्टा टी से डिवाइड करोगे, है ना, तो इसका आउटपुट आ जाएगा एफ ऑफ, पहले आप अपर लिमिट यहाँ रखो, तो एफ ऑफ साई एक्स आएगा मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस फिर एफ ऑफ फाई एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी जो मैंने फंक्शन लिखा था वो कुछ ऐसा लिखा था, देखो डी बाई डी टी, है ना, और यहाँ पे मैंने आपको रिमेंबर होगा अभी लिखा था कि एफ ऑफ, यहाँ पे मैं टी के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लिमिट भी टी का आएगा। आप देख सकते हो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट भी फंक्शन ऑफ x आ जाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं से फाई ऑफ टी, और ये लिख लेते हैं साई ऑफ टी, और ये लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, है ना, डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल था, तो रटना नहीं है, आप उसको समझना है। तो पहले हमें अपर लिमिट रखेंगे, तो एफ ऑफ साई टी
फिर हमें साई टी का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। सो डी बाई डी टी ऑफ साई ऑफ टी। जब यहाँ पे x था तो तुमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, जब यहाँ पे t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर माइनस, देन लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट करो, तो ये क्या होगा f ऑफ फाई टी, है ना। देन लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा f ऑफ फाई टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ फाई टी हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फाई टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी थ्योरम को हम न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम बोलते हैं, और न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, और मैंने वो जो क्वेश्चन है वो हर एक तरह का, हर एक वैरायटी का प्रॉब्लम लिया है। उस क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो ज़रूर देखना आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि नहीं कुछ कंटेंट अच्छा दिया सर ने, तो ज़रूर आप लाइक कर लेना, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब हम वीडियोस पोस्ट करेंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9763592211 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसे व्हाट्सएप करो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लूँगा। वो टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, उसको मैंने पब्लिक अभी नहीं बनाया है। ठीक है, सो ये जो सेशन है, और ये सेशन मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट से ले रहा हूँ, और बिल्कुल टाइम के साथ ये पूरा सेशन जो है, पूरा गेट और ईएसी का सिलेबस में कवर अप करने वाला हूँ, और बहुत डिटेल में कवर अप करने वाला हूँ। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, ये कभी भी आप देख सकते हो और इस पर बेस्ड नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे ज्वाइन नहीं किया तो आप ज़रूर मुझे मेरा नाम है रोहित सिन्हा। ठीक है, तो रोहित सिन्हा और मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हो 9763592211 पे आप मुझे सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रीशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम के एग्जाम्पल्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक